हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों के लिए हम आज लेकर आए हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोग चाहते हैं कि ज्योग्राफी में 35 ऑब्जेक्टिव बन जाए, यानी 35 का 35 नंबर आ जाए, तो आपके लिए ये ज्योग्राफी का वीडियो बहुत अच्छा है। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव। तो देख लीजिए, आप लोगों के बीच पहला क्वेश्चन है कि लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। तो वह है प्रौद्योगिकी। लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक अगर पूछा जाएगा तो वो प्रौद्योगिकी है। कभी कभी प्रौद्योगिकी का इंग्लिश देता है तकनीक, तो तकनीक भी हो जाएगा, यानी टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, मानव भूगोल का उपगम कौन नहीं है, यानी ऑप्शन के अनुसार रहेगा बहुत सा, तो उसमें कौन सा नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति जो है मानव भूगोल का उपगम नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि ज्योग्राफी शब्द किसने दिया है। तो ज्योग्राफी शब्द दिया था इरेटोस्थनीज। ज्योग्राफी जो शब्द है वो मतलब किसने दिए थे, तो इरेटोस्थनीज दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, भूगोल के जनक कौन है, या भूगोल के पिता पूछ दे, भूगोल के जनक पूछ दे, वो है हिकेटियस। आपसे पूछा जाएगा भूगोल के जनक कौन है, भूगोल के पिता कौन है, तो वो है आपका हिकेटियस। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, मानव भूगोल के जनक कौन है। तो मानव भूगोल के जनक हैं रेटजेल, या पूरा नाम होता है फ्रेडरिक रेटजेल। मानव भूगोल के जनक जो हैं वो है आपका रेटजेल। 6 नंबर क्वेश्चन है कि संभववाद अवधारणा में महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। संभववाद मतलब जो क्या है, मानव के द्वारा कुछ भी करना, काम करना संभव हो, इसलिए इसमें मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि नियतिवाद संकल्पना के घटक कौन से हैं। इस तरह से संभववाद अवधारणा में महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, तो मानवीय है। उस तरह से नियतिवाद, यानी नियतिवाद कहने का मतलब है कि इस पर जो मतलब भगवान के द्वारा कुछ भी मतलब कार्य किया जाता हो, जैसे आंधी तूफान वर्षा ये सब, जिसमें प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि फेबरे जो एक भूगोलविद है वो किन से संबंधित है, तो वो संभववाद से संबंधित है। 9 नंबर है कि कासमास पुस्तक के लेखक कौन है। एक पुस्तक है कासमास, इनके लेखक कौन है, तो वो है आपका हमबोल्ट। कासमास पुस्तक के लेखक कौन है, तो हमबोल्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है, यानी रुको और जाओ निश्चयवाद किसे कहा जाता है, तो वो नव निश्चयवाद को कहा जाता है, रुको और जाओ। और रुको और जाओ निश्चयवाद की अवधारणा जो संबंधित है किसने दिए, तो वो दिए थे टेलर। अब पूछा जाएगा रुको और जाओ निश्चयवाद किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है नव निश्चयवाद को, और किसने इसकी अवधारणा दिए थे, तो वो टेलर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है, तो टेलर है। नव निश्चयवाद से संबंधित टेलर है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका, मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। मनुष्य जो है पृथ्वी तल की उपज है, किनका कहना है, कुमारी सैंपल का कहना है। मनुष्य जो है पृथ्वी तल की उपज है, ये कहना किनका है, तो कुमारी सैंपल का कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। एंथ्रोपोजियोग्राफी लेखक के यानी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो रेटजेल हैं। पूरा नाम होता है फ्रेडरिक रेटजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, तो अफ्रीका महाद्वीप की जो है जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारक आपका जलवायु होता है। अगर ऑप्शन में जलवायु नहीं रहेगा तो स्थलाकृति हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो चीन है। क्योंकि भारत तो कह रहे हैं, भारत मतलब क्या है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या है, लेकिन हम लोग अभी चल रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उसमें चीन जो है नंबर 1 पर और भारत दूसरे स्थान पर है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 21वीं सदी में विश्व की जनसंख्या कितनी थी, तो विश्व की जनसंख्या लगभग में 600 करोड़ थी। 21वीं सदी में विश्व की जनसंख्या लगभग 600 करोड़ थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष मानव की जनसंख्या 6 अरब हुई, तो 1999 में। किस वर्ष मानव की जनसंख्या 6 अरब हुई है, वो है 1999। 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है, तो ये प्रवास के लिए उत्तरदायी है। अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक जो उत्तरदायी है वो प्रवास के लिए उत्तरदायी है।
20 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत भूभाग पर यानी स्थल पर निवास करती है, तो वो सिर्फ 10% स्थल पर कुल जनसंख्या यानी विश्व में जितनी जनसंख्या है 90% उसका सिर्फ 10% भाग पर लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या है, यानी कौन सा मतलब वर्ग जो है आयु वर्ग का जो है जो कार्यशील होता है वो है आपका 15 से 59 वर्ष के लोग काम धंधा करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो लाटविया जो देश है इसका लिंगानुपात आपका सर्वाधिक मिलेगा। 23 नंबर में पूछा जाएगा आयु लिंग पिरामिड किससे संबंधित है, तो आयु लिंग पिरामिड जो संबंधित है पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या से, पुरुष एवं महिलाओं की जनसंख्या से संबंधित है आयु लिंग पिरामिड। 24 नंबर क्वेश्चन है विकास का सर्वोत्तम वर्णन है, तो विकास तभी माना जाता है जब गुण में धनात्मक परिवर्तन हो। गुण में धनात्मक परिवर्तन क्या कहा जाता है, उसको विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है गुण में धनात्मक परिवर्तन। 25 नंबर क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किसने किए थे, तो डॉक्टर महबूब उल हक किए थे। मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किसने किए थे, तो डॉक्टर महबूब उल हक किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कि आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक जो है कहाँ के निवासी थे, तो डॉक्टर महबूब उल हक जो है पाकिस्तान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे, पाकिस्तान के निवासी थे। अब कुछ देश दिया और स्थानांतरित कृषि दिया हुआ। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है कि जो कृषि मतलब क्या होता है एक जगह करने के बाद वहाँ की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो वो दूसरे जगह जाकर हम खेती करते हैं। तो कुछ देश है और वहाँ पर हम स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं वो देखते हैं। भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम खेती या झूमंगी कृषि के नाम से जानते हैं। मलेशिया में कहते हैं लदांग। इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को लदांग कहा जाता है, यानी मलेशिया और इंडोनेशिया दोनों में लदांग ही कहा जाता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है। वेनेजुएला में स्थानांतरित कृषि को कोनुको कहा जाता है और कांगो देश में स्थानांतरित कृषि को मासोले कहा जाता है। वियतनाम में स्थानांतरित कृषि को रे कहा जाता है। श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को चेना कहा जाता है और फिलीपींस में स्थानांतरित कृषि को कैंगिन कहा जाता है। एग्जाम में ये पूछता है, एक बार और देख लेते हैं। भारत में क्या कहा जाता है स्थानांतरित कृषि को, झूमिंग या झूम खेती कहा जाता है। मलेशिया में कहा जाता है लदांग। इंडोनेशिया में कहा जाता है लदांग। मैक्सिको में कहा जाता है मिल्पा। ब्राजील में कहा जाता है रोका। वेनेजुएला में कोनुको। कांगो में मासोलो। वियतनाम में रे। श्रीलंका में चेना। फिलीपींस में कैगिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोपण फसल। रोपण फसल वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं पौधों को लगाते हैं, यानी बीज नहीं बोलते हैं, क्या करते हैं पौधों को लगाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा रोपण फसल है और कौन सा नहीं है, ऑब्जेक्टिव 2-3 पूछ ही लेता है। तो कुछ एग्जांपल है रोपण फसल का, केला, गन्ना, चाय, कहवा, कोको, अनास, नारियल, ये सब आपका रोपण फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी कृषि का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था, तो सहकारी कृषि का सफल परीक्षण आपको कहा किया गया है डेनमार्क में। सहकारी कृषि का सफल परीक्षण जो किया गया है वो डेनमार्क में किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि फूलों की कृषि क्या कहलाती है, या फूलों का उत्पादन क्या कहलाता है, पुष्प उत्पादन कहलाता है। फ्लोरी कल्चर कहते हैं इंग्लिश में, पुष्प उत्पादन कहते हैं। 31 नंबर है खट्टे रसदार फलों की कृषि कहाँ की जाती है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में। जैसे पूछा जाएगा कि अंगूर की खेती अधिकांश कहाँ होती है, तो अंगूर की खेती कहलाती मतलब होती है अधिकांश भूमध्य सागरीय प्रदेश में। और अंगूर की खेती करना कहलाता है बीटी कल्चर। अंगूर की खेती कहलाता है बीटी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्तन दहन कृषि क्या है, तो कर्तन दहन कृषि एक स्थानांतरित कृषि है, उसे हम कहा जाता है आदिकालीन निर्वाह कृषि। कर्तन दहन कृषि को आदिकालीन निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो कृषि है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, आखेट है, खनन है, ये सब आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एग्जाम में यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है और कौन नहीं है, तो यहाँ रहेगा आपको कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, आखेट, खनन अगर है तो वो प्राथमिक क्षेत्र होगा, अन्यथा दूसरा कुछ रहेगा तो वो अलग क्षेत्र हो जाएगा। जैसे अगर यहीं द्वितीय क्षेत्र की बात कर दिया जाएगा तो औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर कोई उद्योग धंधा विकसित हो। और तृतीय क्षेत्र की बात अगर करता तो
सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर जैसे आपका हो गया बैंक, डाकघर, ये सब आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्ती का मुख्य आर्थिक क्रिया क्या होता है? यानी जो लोग गांव में रहते हैं, ग्रामीण बस्ती में रहते हैं, वो लोग का मतलब मुख्य आर्थिक क्रिया मतलब पैसा कमाने का मुख्य साधन क्या रहता है? तो वो प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न रहते हैं, चाहे वो कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, इस सब में संबंधित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, हार्टिकल्चर संबंधित है किससे? तो हार्टिकल्चर संबंधित है फल एवं सब्जी के उत्पादन से। फल एवं सब्जी से संबंधित है आपका हार्टिकल्चर। 34 नंबर क्वेश्चन है, रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहते हैं? तो रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है कोलखोज। सामूहिक कृषि को कहा जाता है कोलखोज रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्योग। उद्योग जानते हैं जो क्या करता है कि मतलब जिस वस्तु का कोई वैल्यू नहीं रहता है उसको मतलब क्या करता है उच्च मूल्यवान वस्तु में बदल देता है, वो कहलाता है उद्योग। तो यहाँ पर देखिए उद्योग जो है कहता है जो वह उद्योग जो अन्य उद्योग को कच्चा माल प्रदान करता है क्या कहलाता है? वो है आधारभूत उद्योग। यानी जो उद्योग अन्य उद्योग को कच्चा माल प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? आधारभूत उद्योग कहलाता है। जैसे में एग्जाम्पल अगर देखा जाए इसका, तो लौह अयस्क उद्योग, लौह अयस्क उद्योग को हम कहते हैं उद्योगों की जननी भी कहा जाता है लोहा को। ये जो लौह अयस्क उद्योग है अन्य उद्योग के लिए क्या करता है? कच्चा माल प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो नागोया को कहा जाता है। जापान का डेट्राइट कहा जाता है नागोया को। ये भी औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। 37 नंबर है, मैनचेस्टर प्रसिद्ध है किसके लिए? यानी कौन सा चीज के लिए जो है मैनचेस्टर प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है सूती वस्त्र के लिए। सूती वस्त्र के लिए क्या है? मैनचेस्टर प्रसिद्ध है। यहाँ पे कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर की, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर पूछा जाए तो कहा जाता है कानपुर को। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर की, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन कहाँ अवस्थित है? ये भी एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, एशियन कहाँ अवस्थित है? तो वो जर्मनी में एशियन अवस्थित है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि हथकरघा उद्योग किसका उद्योग से संबंधित है? यानी कि वो कुटीर उद्योग से संबंधित है। हथकरघा उद्योग जो है किस उद्योग से संबंधित है? वो कुटीर उद्योग से संबंधित है। 43 नंबर क्वेश्चन है, रूर क्षेत्र अवस्थित कहाँ है? तो रूर क्षेत्र जो है आपका जर्मनी में अवस्थित है। रूर क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? जर्मनी में। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। और इसमें आ जाएगा आपका जैसे बैंक आ जाएगा, डाकघर आ जाएगा, गैस आ जाएगा, शिक्षण संस्थान आ जाएगा, यानी शिक्षा, ये सब आपको आ जाएगा सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। 45 क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो औद्योगिक क्षेत्र को हम द्वितीय क्षेत्र भी कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए कोई भी उद्योग धंधा हो, जैसे कल कारखाना, तो कल कारखाना जो है आपका ये औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख नहर, विश्व के प्रमुख नहर देख लेते हैं। यानी वो नहर जो है कौन सा मतलब कौन सा सागर को आपस में जोड़ता है, या कौन सा झील को आपस में जोड़ता है, या कौन सा दो स्थान को आपस में जोड़ता है? जैसे एक है आपका सुएज नहर। ये सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था 1869 में। कब हुआ था सुएज नहर का निर्माण? 1869 में किया गया था। और ये जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर को लाल सागर से आपका सुएज नहर जोड़ता है। और सुएज नहर के खुल जाने से, बनने से भारत और यूरोप के बीच लगभग में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। सुएज नहर बन जाने से भारत और यूरोप के बीच लगभग में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। अगला नहर है आपका पनामा नहर। पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला नहर कौन सा है? पनामा नहर है। नेक्स्ट है आपका कील नहर। ये जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। कील नहर जो है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नहर है सू सेंट मैरी नहर। सू सेंट मैरी नहर जो है सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ता है।
टू सेंट मैरी नहर जो है वो सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनचेस्टर नहर, जो ये मतलब क्या है, मैनचेस्टर यानी लंदन में पड़ता है इंग्लैंड में, मैनचेस्टर को स्तंभ से जोड़ता है। मैनचेस्टर नहर जो है मैनचेस्टर को स्तंभ से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी सागर नहर, उत्तरी सागर नहर जो है उत्तरी सागर को एम्स्टर्डम से जोड़ता है। उत्तरी सागर नहर जो है उत्तरी सागर को एम्स्टर्डम से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेलिन नहर, स्टेलिन नहर को या स्टालिन नहर को ये जो जोड़ता है रोस्टोव को सेंट पीटर्सबर्ग से, रोस्टोव को सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है स्टेलिन नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टुवार्ट नहर, एस्टुवार्ट नहर जो है डार्विन को मेलबोर्न से जोड़ता है, डार्विन को मेलबोर्न से जोड़ता है एस्टुवार्ट नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैनल टनल किसे जोड़ता है, तो चैनल टनल जोड़ता है पेरिस को लंदन से, चैनल टनल जो है किसे जोड़ता है, पेरिस को पेरिस को लंदन से जोड़ता है चैनल टनल। इस तरह से पूछेगा कि पाक जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है, तो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है पाक जल डमरू मध्य। या कहेगा मन्नार की खाड़ी किसे आपस में जोड़ता है, ये भी जोड़ता है आपको भारत को श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पनामा नहर यानी कौन सा किसे किसे आपस में जोड़ेंगे, पनामा नहर जो है किसे आपस में जोड़ता है, तो पनामा को कोलोन से आपस में जोड़ता है पनामा नहर। फिर पूछेगा अगर क्वेश्चन है कि परिवहन, तो परिवहन के बहुत से साधन है, जैसे सड़क परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, लेकिन यह पूछ रहा है सबसे सस्ता परिवहन कौन सा होता है, तो सबसे सस्ता परिवहन ये होता है जल परिवहन, क्योंकि जल से क्या होता है समय अधिक लगता है लेकिन वो सबसे सस्ता परिवहन होता है। और सबसे महंगा परिवहन की अगर चर्चा किया जाए तो सबसे महंगा परिवहन जो है आपका वो वायु परिवहन है, सबसे महंगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा भारत में सामान जो ढोया जाता है उसमें जो परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है वो सबसे ज्यादा सड़क परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन है, यानी भारत के 4 महानगर जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उसे कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहा जाता है भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है किसे, यानी उत्तरी अटलांटिक मार्ग जो है ये किसे जोड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। पूछेगा आपसे उत्तरी अटलांटिक मार्ग किसे जोड़ता है, तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है उत्तरी अटलांटिक मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, यानी पूछेगा किससे संबंधित है, तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग को ही कहा जाता है बृहद ट्रंक मार्ग, उत्तरी अटलांटिक मार्ग को ही क्या कहा जाता है, बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक पतन दे दिया है, पतन भी एग्जाम ये पूछा गया क्वेश्चन है कि माराकाइबो पतन कहाँ स्थित है, तो ये वेनेजुएला में, माराकाइबो पतन कहाँ स्थित है, तो वेनेजुएला में है। अब कुछ आपका क्या है कि संस्थान है उसकी स्थापना कब हुआ था या उसका मुख्यालय कहाँ है, जैसे गेट की स्थापना जो हुआ था 1948 में हुआ था गेट की स्थापना, और गेट का जो नया नाम है वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये गेट का पूरा नाम है जिसकी स्थापना 1995 में किया गया था। WTO की स्थापना कब हुआ था, गेट के स्थान पर 1995 में किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WTO का पूरा नाम क्या है, तभी तुरंत बताएं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन भी इसे कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, और इसका मुख्यालय आपका जिनेवा है। WTO का मुख्यालय अगर पूछा जाए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में। अब देखिए कुछ संघ है और उसका मुख्यालय, जैसे WTO का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, जिनेवा पड़ता है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, जकार्ता यानी इंडोनेशिया के जकार्ता में पड़ता है। CIS का मुख्यालय कहाँ है, मिन्स्क में है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। और दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। और एक देश के अंदर ही दो राज्यों के अंदर व्यापार होगा, दो राज्यों के साथ व्यापार होगा तो उसको अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है, इसलिए इस वीडियो का मतलब क्या है, अब शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका, यानी क्रांति और उससे संबंधित फसल, यानी फसल या उससे संबंधित क्रांति। जैसे मान लीजिए कहेगा हरित क्रांति का संबंध किससे फसल से है, तो खाद्यान्न फसल से।
हरित क्रांति के जन्मदाता कहा जाता है आपको यानी भारत में स्वामीनाथन को, और पूरे विश्व में हरित क्रांति के मतलब जन्मदाता कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और हरित क्रांति से सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ था हरित क्रांति से, वो मतलब गेहूं फसल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था हरित क्रांति से। नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध जो है आपका तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से है। और गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। अगला है क्वेश्चन 48 नंबर आपका, घास के मैदान और देश, यानी कौन सा देश में घास के मैदान को किस नाम से जानते हैं, वो है आपका जैसे सवाना घास के मैदान है, इसे कहाँ कहते हैं सवाना घास के मैदान को, अफ्रीका में कहा जाता है सवाना। वेनेजुएला में घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेयरी कहा जाता है। अर्जेंटीना हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, यहाँ घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। मध्य यूरेशिया में घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। वैसे ऑस्ट्रेलिया की कभी कभी राजधानी पूछता है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछ दिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस देश में रेल मार्ग का सघनतम घनत्व है, सबसे ज्यादा जो रेल मार्ग का जाल बिछा हुआ है वो कौन सा देश में है, तो यूएसए है। सड़क मार्ग में भी पूछेगा तो यूएसए ही नंबर 1 पर है। यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए का मतलब हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। 50 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह यानी कौन सा महादेश से होता है, तो यूरोप महादेश से सर्वाधिक होता है विश्व व्यापार का प्रवाह। 51 है, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षेस का मुख्यालय आपका काठमांडू में है। जो काठमांडू नेपाल की राजधानी है, वहाँ है आपका दक्षेस का मुख्यालय। 52 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कैसा है, तो विश्व के जो अधिकांश समुद्री पतन जो है वो विस्तृत पतन है। विस्तृत का मतलब होता है बड़ा पतन है, सब बड़ा पतन होता है, विस्तृत पतन है। 53 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रदेश में प्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, तो यानी कौन सा प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है प्राचीनतम नगरीय बस्ती मिला है, वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, यहाँ मिला है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवसायिक नगर कौन सा है, यानी जहाँ पर व्यवसाय का काम होता है वो व्यवसायिक नगर कहलाता है, जैसे एम्स्टर्डम, ये व्यवसायिक नगर कहा जाता है। फिर औद्योगिक नगर क्या है, यानी औद्योगिक नगर कौन कौन सा है, तो औद्योगिक नगर वो नगर होता है जहाँ पर उद्योग धंधे का काम होता है, जैसे जमशेदपुर में, पीटर्सबर्ग, शेफील्ड। जमशेदपुर में जैसे है टिस्को कंपनी की स्थापना भी जमशेदपुर में ही किया गया था 1907 में। टिस्को की स्थापना जो है आपका जमशेदपुर में ही किया गया था। टिस्को का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, तो टिस्को का फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक नगर। सांस्कृतिक नगर वो होता है जहाँ पर मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूजा पाठ या जो धर्म से संबंधित हो वो कहा जाता है सांस्कृतिक नगर, जैसे जेरूसलम, मक्का। मक्का का मतलब मक्का मदीना जो है, ये जो है आपका इस्लाम के लिए काफी महत्वपूर्ण जगह है। जगन्नाथपुरी, ये सब आपका है सांस्कृतिक नगर। 57 में सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है, यानी सर्वाधिक प्रदूषण जो है कहाँ मिलता है, वो मलिन बस्ती में मिलता है। और ये मलिन बस्ती ज्यादा है आपका मुंबई में। मुंबई में एक बस्ती है धारावी, धारावी मलिन बस्ती पूछा कहाँ है, तो मुंबई में, और ये सबसे ज्यादा प्रदूषित बस्ती होती है। 58 नंबर में है, कुलगार्डी कहाँ है, एक स्थान है कुलगार्डी, ये है कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कुलगार्डी कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विशालतम भाषाई समूह क्या है, यानी भारत में सबसे ज्यादा लोग कौन सा भाषा समूह बोलते हैं, तो भारतीय आर्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारतीय आर्य भाषा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने
राज्य हैं, यानी भारत में राज्य की संख्या कितनी है, तो 28 है। भारत में राज्य की संख्या कितना है, 28 है। और भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछेगा तो 8 है। भारत में राज्य की संख्या 28 हो गया, और भारत में केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो कितना है, 8 है। 22वां क्वेश्चन है आपका, बिहार में कितने जिले हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में कितने जिले हैं, तो बिहार में आपका 38 जिला है। 63 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए 2011 की जनगणना को संक्षिप्त हम देखते हैं। भारत में पहली बार जनगणना जो हुआ था 1872 में हुआ था। कहा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो 1872 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली जनगणना हुआ था 1872 में। लेकिन 10 वर्ष पर नियमित जनगणना जो स्टार्ट हुआ था 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के समय में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, यानी जब भारत स्वतंत्र हो गया था 15 अगस्त 1947 को, इसके बाद जो जनगणना हुआ था वो 1951 में हुआ था, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो 121.08 करोड़ था, यानी 121 करोड़ कह सकते हैं, यानी 1 अरब 21 करोड़ भारत की जनसंख्या था 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी देखा जाए तो 144 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। भारत में विश्व जनसंख्या का कितना परसेंट लोग निवास करते हैं, पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट लोग निवास करते हैं, तो करते हैं 17.5%, यानी 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लिंगानुपात कितना है, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, वो लिंगानुपात कहलाता है। और भारत में लिंगानुपात 943 है। जनसंख्या घनत्व, देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों की संख्या, यानी 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, इतना आवाज देता नहीं सुन, थोड़ा सी बात कर रहे हैं। देखिए जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। और भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात। लिंगानुपात का मतलब होता है कि यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात में था वो केरल। केरल का लिंगानुपात था यानी 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं थी। लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात वाला पूछेगा तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो आपका स्थान है किसका रहा था, न्यूनतम लिंगानुपात वो हरियाणा का रहा था, 879 था। और हरियाणा से ही एक योजना स्टार्ट किया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, हरियाणा से ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। अगर राज्य में पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वो बिहार का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। लेकिन सीधे पूछ देगा कि जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वह है आपका दिल्ली में। लेकिन राज्य की चर्चा करेगा तो बिहार हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, राज्य पूछेगा तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ पर मात्र 17 व्यक्ति ही रहता है प्रति वर्ग किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा करेगा तो नई दिल्ली हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक साक्षरता दर, यानी सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कहाँ है, तो केरल में 2011 की जनगणना के अनुसार। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कहाँ है, केरल में है। लेकिन सबसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ का है, तो वो है आपका बिहार का। न्यूनतम साक्षरता दर अगर देखा जाए कहाँ का है, तो बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना से ही सर्वाधिक जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ थी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा था। पहला स्थान पर उत्तर प्रदेश था जनसंख्या के मामले में, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र था, तीसरा स्थान पर बिहार था, चौथा स्थान पर आपका पश्चिम बंगाल था। क्वेश्चन अगला देखिए, जनसंख्या में बिहार का स्थान क्या था। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में
बिहार के कौन सा स्थान था? वो तीसरा स्थान था। और पूछ देगा कि तीसरा स्थान था तो बिहार की जनसंख्या कितनी थी? तो बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10.41 करोड़ था। कितना था? 10.41 करोड़ थी। फिर सबसे कम जनसंख्या कहाँ थी? तो सिक्किम में। राज्य में पूछेगा सबसे कम जनसंख्या कहाँ थी? सिक्किम में। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में। लेकिन सबसे कम जनसंख्या कहाँ थी? सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में पुरुष प्रवास का कारण क्या है? प्रवास का मतलब होता है कि जो व्यक्ति काम या रोजगार के लिए एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान काम की तलाश में जाते हैं वो प्रवास कहलाता है। और इसका मुख्य कारण है आपका काम और रोजगार। प्रवास का मुख्य कारण क्या है? काम और रोजगार है। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी प्रवासी जनसंख्या जो है यानी किस राज्य में प्रवासी जनसंख्या सबसे ज्यादा आते हैं काम करने के लिए? तो वो आते हैं आपका मुंबई नगरीय समूह में, यानी मुंबई में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं काम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? वर्तमान में 130वां स्थान था, लेकिन ये एग्जाम क्वेश्चन बैंक से लिया गया क्वेश्चन, लेकिन उसमें उसके अनुसार था 131वां स्थान, लेकिन अभी वर्तमान में 130वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान। 67 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में उच्च कोटि वाला राज्य कौन था? क्वेश्चन के अनुसार आपका 11 है, क्वेश्चन के अनुसार आपका केरल राज्य है, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए सबसे उच्च कोटि वाला राज्य जो है गोवा है आपका। 68 नंबर क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता उच्चतम किसका है? यानी कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां साक्षरता दर सबसे ज्यादा था? तो लक्षद्वीप। कभी कभी लक्षद्वीप की राजधानी पूछ देता है तो कावारती है, कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी अगर पूछा जाए तो कावारती है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कावारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, 2011 में स्त्री साक्षरता अधिक कहाँ थी? यानी कहाँ के यानी किस राज्य की स्त्री जो है महिलाएं जो है सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हुई थी? तो वो केरल का था। और सबसे कम में पूछेगा तो आपका बिहार था। सबसे कम महिला में जो पढ़ी लिखी थी वो बिहार का था। सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो कहाँ था? केरल का था। 70 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में भारत की साक्षरता दर कितना था? यानी कितना लोग पढ़े लिखे थे पूरे भारत में? तो 74.04%। 74.04% लोग भारत में पढ़े लिखे थे। 71 नंबर क्वेश्चन है, नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, यानी ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर आ रहा है भोपाल, यानी कौन सा नगर जो है नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो भोपाल नहीं है। अगला है, भारतीय नगरों के कितने वर्ग हैं? यानी भारतीय नगरों को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो भारतीय नगरों को 6 वर्ग में बांटा गया है। भारतीय नगरों को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो भारतीय नगर को 6 वर्ग में बांटा गया है। 73 नंबर क्वेश्चन है, 2011 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? यानी कितना लोग जो है भारत में नगर में रहते थे? तो वो मतलब है 27.78%, यानी 27.78% जो लोग हैं वो नगर में निवास करते थे। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पूछेगा किस राज्य का है? तो गोवा का है। गोवा में सबसे ज्यादा लोग क्या है? नगर में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा नगर पूछा जाएगा आपका कौन है? वो भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई है। 75 नंबर क्वेश्चन है, जल अभाव वाले क्षेत्र में कौन सी बस्ती है? जल अभाव वाले क्षेत्र में कौन सी बस्ती है? तो जहाँ पर जल का अभाव होता है, जल नहीं मिलता है, वहाँ पर जो बस्ती पाया जाता है वो प्रकीर्ण बस्ती पाया जाता है। कौन सा बस्ती पाया जाता है? प्रकीर्ण बस्ती पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर में, प्राचीन नगर। प्राचीन नगर कहने का मतलब है जो जिस नगर का निर्माण प्राचीन काल में हुआ हो वो प्राचीन नगर कहलाता है। तो आपसे एग्जाम पूछ देगा कि कौन सा प्राचीन नगर है और कौन सा नहीं है। तो प्राचीन नगर हो जाएगा आपका पटना, वाराणसी, इलाहाबाद, मदुरई, ये सब आपका प्राचीन नगर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर में, मध्यकालीन नगर। मध्यकालीन नगर का मतलब होता है जिसका निर्माण मध्यकाल में हुआ था वो मध्यकालीन नगर कहलाता है। जैसे में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, ये सब मध्यकालीन नगर कहलाता है। 78 नंबर क्वेश्चन की आधुनिक नगर कौन क्या है? आधुनिक नगर का मतलब है कि जिसका निर्माण आधुनिक काल में हुआ है वो नगर क्या कहलाता है? आधुनिक नगर कहलाता है। जैसे में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब आपका आधुनिक नगर के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर में, औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? तो औद्योगिक नगर वो होता है जहाँ पर उद्योग धंधा विकसित हो। जिस नगर में उद्योग धंधा विकसित हो वो कहलाता है औद्योगिक नगर। जैसे एग्जाम्पल में पूछा जाए तो जमशेदपुर हो जाएगा, बर्नपुर हो जाएगा, कुल्टी हो जाएगा, सोलापुर हो जाएगा, भिलाई हो जाएगा, ये सब कहलाता है आपका औद्योगिक नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, उदयपुर किस राज्य में है? उदयपुर एक स्थान है, वो कहाँ है? तो ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में ही एक जयपुर है जिसे गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन आपका, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस क्या है? कहाँ है? मतलब किसे कहा जाता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस? वो मुंबई को कहा जाता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस। 82 नंबर क्वेश्चन है आपका, बुंदेलखंड प्रदेश में बस्ती कैसा है? यानी बुंदेलखंड आप जाइएगा वहां पर कैसा बस्ती देखने को मिलता है? तो पल्ली बस्ती देखने को वहां पर मिलता है आपको। 83 नंबर क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या होता है? तो मृदा लवणता, यानी मृदा में लवण का गुण जो होता है बढ़ जाता है सिंचाई अधिक होने पर। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई होता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण। 84 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत क्या हुआ था? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1960 के दशक में हुआ है। दशक अगर पूछा जाए तो 1960 में हुआ था। अगर इसमें पूछा जाए मतलब डेट पूछा जाए तो 66-67 के बीच में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता माना जाता है MS स्वामीनाथन को। और सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ था गेहूं फसल को फायदा हुआ था। और उसमें राज्य अगर पूछा जाए तो पंजाब और हरियाणा को सर्वाधिक फायदा हुआ था हरित क्रांति का। 85 नंबर क्वेश्चन है कि जूट उत्पादक क्षेत्र है, यानी जूट का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो गंगा डेल्टा में होता है। गंगा डेल्टा प्रदेश में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और पूछेगा भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कौन करता है? तो पश्चिम बंगाल जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा करता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान क्या होना चाहिए? गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान। गेहूं जो एक रबी फसल है जिसे शीत ऋतु में बोया जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि खरीफ फसल की ऋतु क्या है? यानी खरीफ फसल जो है यानी कौन सा महीना हम रोपते हैं और कौन सा महीना मतलब क्या है काटते हैं? तो देखिए जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर मतलब जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में उसे काट लिया जाता है। यानी उसका जो महीना है जून से सितंबर तक। अगर ऋतु पूछ दिया है तो ऋतु हो जाएगा आपका वर्षा ऋतु। खरीफ फसल की ऋतु अगर जो है वो वर्षा ऋतु है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि अरेबिका किससे संबंधित है? तो अब अरेबिका जो है कॉफी से संबंधित। कॉफी का मतलब होता है कहवा, कहवा से ये संबंधित है। और भारत में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन जो होता है कर्नाटक में होता है। भारत में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन जो होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन। 89 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में चाय की खेती आरंभ हुई थी, यानी भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई थी? तो वो ब्रह्मपुत्र घाटी से हुआ था। और भारत में सर्वाधिक चाय का जो उत्पादन होता है वो असम में होता है। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि जल संसाधन है, यानी जल कैसा संसाधन है ये पूछ रहा है। तो चक्रीय संसाधन है, यानी जल का उपयोग करने के बाद वो फिर वर्षा के रूप में हमें फिर से प्राप्त हो जाता है। तो जल कैसा संसाधन है? तो चक्रीय संसाधन है। 91 नंबर क्वेश्चन की नीरू मीरू संबंधित है, यानी नीरू मीरू जो परियोजना है वो किससे संबंधित है? तो वो जल संरक्षण से संबंधित है। पूछेगा कौन सा राज्य से? तो आंध्र प्रदेश से ये संबंधित है नीरू मीरू परियोजना। 92 नंबर क्वेश्चन है आपका, हरियाली प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो हरियाली प्रोजेक्ट का संबंध जो है आपका जल संरक्षण से है, जल के बचाव से है आपका हरियाली प्रोजेक्ट का संबंध। 93 नंबर क्वेश्चन का देखिए 93 क्वेश्चन जो है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत जो है आपका नलकूप है। उत्तर भारत में सिंचाई का जो है मुख्य स्रोत जो है आपका नलकूप है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी नदी बेसिन कौन सी है? सबसे छोटी नदी बेसिन की अगर चर्चा किया जाए तो सबसे छोटी नदी बेसिन है आपका तापी बेसिन है। कौन सा है? तापी बेसिन है। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? अगर उत्तर भारत में तो नलकूप है, लेकिन दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य साधन तालाब है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी यमुना नदी है।
सर्वाधिक प्रदूषित नदी पूछा गया कौन सा है, तो यमुना नदी है। पूछेगा दिल्ली कौन सी नदी किनारे है, तो यमुना नदी किनारे ही दिल्ली स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत में कितने खनिज हैं, तो पूछा जाएगा भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं, लगभग में 100 से अधिक। भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं, लगभग में 100 से अधिक। और पूरे विश्व में पूछा जाएगा तो लगभग में 2000 से अधिक खनिज पाया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन की कोयला के प्रकार हैं। कोयला जो एक जीवाश्म ईंधन है और ये 4 प्रकार के होते हैं। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। सबसे उच्च कोटि का कोयला, सबसे उच्च कोटि का जो कोयला है आपका एंथ्रासाइट है। और एंथ्रासाइट कोयला जो है गोंडवाना कोयला समूह में मिलता है, गोंडवाना क्षेत्र में मिलता है एंथ्रासाइट कोयला। 99 नंबर क्वेश्चन है कि लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कौन है, तो लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, तो लौह अयस्क का उत्पादन होता है ओडिशा में, छत्तीसगढ़, झारखंड। लेकिन ओडिशा के कौन कौन से स्थान पर लौह अयस्क का उत्पादन होता है, तो सुंदरगढ़, मयूरभंज, क्योंझर। यहाँ पर ओडिशा के इस क्षेत्र में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। और छत्तीसगढ़ के दुर्ग, दंतेवाड़ा, बस्तर, बेलाडीला में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग, दंतेवाड़ा, बस्तर, बेलाडीला में लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। झारखंड में भी लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम जिला के एक खान है नोआ मुंडी, वहां पर भी लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। लौह अयस्क को कहा जाता है उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। लौह अयस्क को उद्योगों की जननी अगर पूछा जाएगा किसे कहा जाता है, तो लौह अयस्क को उद्योगों की जननी कहा जाता है। अंतिम क्वेश्चन है आपका 100 नंबर, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और उसका कहाँ स्थापित है, यानी उसका स्थान कहाँ है। पूछेगा तारापुर कहाँ है, तो आपका तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है और ये सबसे प्राचीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र है आपका। कुडनकुलम पूछेगा तो तमिलनाडु में है कुडनकुलम। कैगा कहाँ है, कर्नाटक में है। रावतभाटा कहाँ है, तो राजस्थान में है। काकरापारा कहाँ है, तो गुजरात में है। नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कलपक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसका बार बार उपयोग कर सकते हैं, वो है आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। ये कहलाता है आपका ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत है आपका जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, ये सब है ऊर्जा का और नवीकरणीय स्रोत।